गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास, जिसमें हम हिस्ट्री का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, वो कर रहे थे। उसमें हमने जो सेकंड टॉपिक है वो हम कर रहे हैं बेटा। सेकंड टॉपिक के जो फोर्थ सब टॉपिक है उस पर हम आए हुए हैं। वैसे तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी थी कि आप खुद रीड कर लेना। हो सकता है वो बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में कोई कठिनाई हो सकती है, तो मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। रिएंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। जो रिएंडर पेस्ट है एक बीमारी है। ये जो बीमारी है एक तरह से प्लेग की बीमारी, और प्लेग भी किस में? जानवरों में। मतलब एक तरह से ये जो बीमारी होगी ये जानवरों के अंदर होगी, जो मवेशी होते हैं उनके अंदर। अब ये क्या थी, कहाँ शुरू हुई, इससे किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, वो हम इसमें देखते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिएंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंध को नई शक्ल में ढाल दिया। कहता है कि यहाँ जो बताया गया है, यहाँ कहता है कि 1890 अफ्रीका में 1890 के अंदर एक बीमारी आई, बड़ी तेज़ी से बीमारी फैली, जिसका नाम था रिएंडर पेस्ट। रिएंडर पेस्ट जो थी वो एक मवेशियों में प्लेग की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से क्या हुआ? इस बीमारी की वजह से लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी, लोगों की जो आजीविका थी, आजीविका मतलब जो रोजी रोटी जिससे वो अपना घर का खर्च निकालते थे, अपना पेट भर पाते थे, उसके ऊपर बहुत गहरा असर डाला। अगर हम ये देखना चाहिए ना कि यूरोपीय साम्राज्यवाद की जो ताकत बढ़ रही थी उसका औपनिवेशिक समाज पर कैसा असर था, तो उसके लिए हमें ये उदाहरण बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमले वगैरह जो हमले होते थे ना, एक देश का दूसरे देश पर हमला करता था कब्जा करने के लिए, ये उसमें बीमारी के रूप में हमला किया गया है। मतलब एक बीमारी ने किस तरह से यूरोपीय साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने में मदद की, और जो औपनिवेशिक समाज था, जो गुलाम समाज था, उनके जीवन को किस तरह से बदल दिया, कहाँ उनका पहला जीवन कैसे होता था और इस बीमारी के बाद कैसा जीवन हो गया, कितने ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस आए, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। देखो, अफ्रीका की आबादी कम है लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा, जंगल का एरिया भरा पड़ा था। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। मतलब पैसे के रूप में, ये नहीं कि किसी ने काम कर दिया तो उसके बदले में उसे पैसा मिलेगा, नहीं, ये काम नहीं था। मतलब पैसे लेकर काम नहीं किया जाता था वहाँ पे। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो उसके पास ज़मीन और पालतू पशु होते। मीन्स एक इसमें थोड़ा सा सेंटेंस रह गया, सॉरी। 19वीं सदी के आखिरी में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। मतलब अगर 19वीं सदी के आखिरी दौर देखा जाए ना, तो उस समय भी अफ्रीका में ऐसे सामान बहुत कम थे जिनको पैसे के बदले खरीदा जाता था। बाकी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जिनको पैसे से खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें क्या होता था, सामान का लेन देन कर लिया जाता था, कुछ और तरीका अपना लिया जाता था, लेकिन पैसा नहीं लिया जाता था। अब इसमें क्या कहता है, अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। देखो, यहाँ ये बात समझाना चाहता है कि मान लो आप एक बहुत बड़े ज़मींदार हो, बहुत पूरी ज़मीन आपके पास और अच्छे पशु हैं, तो आपको कभी भी ये समझ में नहीं आएगा कि नौकरी क्या चीज़ होती है, किसी के यहाँ काम करके पैसे कमाना क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़मीन और इतने अच्छे पशु हैं कि आपको उसी से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। वहीं से आपके सारे जो घर की ज़रूरतें हैं उन्हीं से पूरी हो रही हैं, या उसके सामान के बदले आप क्या कर लेते हो, दूसरों से सामान ले लेते हो। तो आपको पैसे वाला काम, जो नौकरी पेशा करना ना, काम के बदले पैसे लेने वाला, वो चीज़ ऐसा आदमी कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे ही अफ्रीका में था, बहुत मतलब ज़मीनें अच्छी थी अफ्रीका के किसानों के पास, और पशु भी बहुत ज़्यादा थे। ये बहुत बड़ी संपत्ति थी इनकी एक तरह से।
आगे 19वीं सदी के आखिरी में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। देखो, यूरोपीय देशों ने यहाँ पर कब्जा करने की सोची तो, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ गई। क्या समस्या थी? पहले तो यहाँ क्यों आए? क्योंकि अफ्रीका के अंदर एक तो ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर खेती वगैरह अलग अलग किस्म की खेती की जा सकती थी। दूसरी बात, यहाँ पर खनिज बहुत ज़्यादा थे, मीन्स जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर रिच क्वांटिटी में मौजूद थे। तो इन दो चीज़ों ने इसकी तरफ लोगों को, यूरोपीय लोगों को आकर्षित किया। अब यूरोपीय लोगों को सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ से जो खानों में काम करवाना है, बागवानी में काम करवाना है, वहाँ के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। मतलब लोग मजदूरी नहीं करते थे वहाँ पे। मेन बात ये है, मजदूरी करना पसंद नहीं करते थे कि हम पैसे में काम नहीं करेंगे। अब यूरोपीय जो देश थे, यूरोपीय जो साम्राज्य वहाँ पर फैल रहा था, उनके सामने भी ये समस्या आ गई। परेशान हो गए, भाई अब कैसे करें, हमें तो इतना सारा यहाँ से मिनरल्स निकालना है, खदानों में से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकालने हैं, यहाँ पर अलग अलग फसलें उगवानी है, तो हम किससे काम करवाएं? मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। मतलब क्या करते थे, बहुत सारे तरीके अपनाते थे कि मजदूरों को रखा जाए, रोक के रखा जाए काम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता खदानों में काम करता और काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। मतलब जो काश्तकार थे उनकी ज़मीन से हटाने के लिए, जो मतलब जिनके पास ज़मीन के थोड़े बहुत टुकड़े थे, जो किस खेती वगैरह करते थे ना, अब उनको भी उनकी ज़मीन से अलग करने के लिए वहाँ के जो कानून वगैरह थे उसमें चेंजेस कर दिया गया। दूसरा क्या कर दिया? दूसरा ये कर दिया, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिए कि किसी तरह तो ये मजदूरी करें। उनको मजबूर किया जा रहा था मजदूरी करने के लिए, लेकिन बात नहीं बन रही थी ऐसे हथकंडों से भी। अब जो उत्तराधिकार कानून था वो कैसे बदला? मान लो किसी की ज़मीन है, उसके जो मालिक है ना, और उसका जो अधिकार है ज़मीन पर, उसके अंदर चेंज कर दिए। क्या चेंज किए? नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया। मतलब जो खान में काम करते थे ना, माइंस वगैरह में, मिनरल्स की खुदाई में काम करते थे, उनके लिए वहाँ बाड़े, बड़े बड़े कमर, मतलब उनको वहीं रोक के रखा जाता था। उनको खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी, वहाँ रोक के रखते थे, इधर उधर नहीं जाने देते थे। तो देखो, एक यहाँ वर्ड आया कि कानून बनाया गया। देखो कानून कैसा बनाया कि एक ही पिता, मान लो आप हो और आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के 2 पुत्र हैं और आपके 100 किले हैं, ठीक है, 100 किले ज़मीन है। अब इस कानून के तहत क्या हो गया कि जो आपका बड़ा भाई है ना, मतलब जो आपका बड़ा भाई है, सिर्फ एक ही सदस्य है। मतलब परिवार में अगर 4 लोग हैं और वो 100 किले ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन अगर 4 लोगों में बंटनी चाहिए वैसे तो, लेकिन इन कानून के हिसाब से क्या था, एक ही व्यक्ति को मिलेगी सारी की सारी। अब 3 क्या हो गए? 3 तो बेचारे सड़क पे आ गए ना, तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? मजबूर होकर मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून ही ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा बना दिया गया, और जो वहाँ पर काम करते थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर रोका रखा जाता था। फिर इसमें लेकिन ये सब करने में इन यूरोपीय देशों को, यूरोपीय ताकतों को बड़ी समस्या आ रही थी, नहीं हो पा रहा था उनसे ये काम। लेकिन इसमें मदद की उनकी रिएंडर पेस्ट नामक बीमारी ने। तभी वहाँ रिएंडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिएंडर पेस्ट नामक की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमले कर रहे इतावली सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यहाँ कहता है कि जो रिएंडर पेस्ट बीमारी थी वो 1880 में पहली, उसका कारण क्या था कि जो पूर्वी अफ्रीका में जो एरिट्रिया पर था वहाँ पर हमला होता था, किसके द्वारा? इतावली सैनिकों के द्वारा। अब इतावली सैनिकों को खाने पीने के लिए तो चीज़ चाहिए ना, तो उनका पेट भरने के लिए क्या किया जाता था? जानवर लाए जाते थे, और वो जानवर कहाँ से आते थे? एशिया से, और ये एशिया से थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से यहाँ आए जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची। तो मतलब जो एशिया से देश, एशिया के अंदर जो देश, जो एशिया से जानवर आते थे ना, उनके द्वारा ये बीमारी कहाँ पहुँच गई? ये बीमारी पहुँच गई अफ्रीका में। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने के कारण, अब ये कहाँ से हुई? अफ्रीका का जब आप मैप देखोगे ना, तो उसका जो ईस्टर्न साइड है, इस तरफ वाला, वहाँ से ये बीमारी
एंट्री की थी उसने। और इस तरह से ये पूरे बीमारी जंगल की आग, जैसे जंगल में आग फैल जाती है ना, ऐसे ये बीमारी फैल गई, पश्चिम अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। मतलब देखो ये मैप जो होगा, मैप की एक तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ और नीचे वाली साउथ, ये वाली होगी नॉर्थ वो ईस्ट और ये होगी वेस्ट, मतलब ये पूर्वी दिशा होगी। यहाँ से एंट्री करी बीमारी ने और ऐसे ऐसे फैलते फैलते पूरे अफ्रीका के अंदर फैलनी शुरू होगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। जो अफ्रीका का अटलांटिक तट है, अटलांटिक की तरफ जो तट है वहाँ तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा, साउथ का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। जैसे हमारे इंडिया का इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी पॉइंट, तो इंदिरा गांधी बिंदु है वो हमारा साउथ का लास्ट पॉइंट है। तो ये अफ्रीका का लास्ट पॉइंट कैप, ये आपको याद करना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अफ्रीका का धुर दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? कैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रिंडरपेस्ट बीमारी कब अफ्रीका में दाखिल हुई? 1880 में, 1880 में। ठीक है। और ये बीमारी किस महाद्वीप के जानवरों से फैली? एशियाई देशों के जानवरों से, जो एशियाई महाद्वीप के जो जानवर थे ना उनसे फैली थी। ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। मतलब अगर किसी के पास 100 जानवर है ना तो उसमें से 90 तो खत्म हो गए। अब देखो उनके पास क्या बचेगा? जो अफ्रीका के किसान का घमंड होता था, मतलब जो उनकी संपत्ति होती थी जिसके ऊपर वो इतना घमंड करते थे, मतलब कहते थे कि हमारी ज़मीन और हमारे मवेशी ये हमारे लिए बहुत महान, मतलब यही हमारे लिए सब कुछ है। और इसी वजह से तो वो मजदूरी नहीं करते थे, उन्हें मजदूरी का पता ही नहीं था कि मजदूरी होती क्या है, मजदूरी चीज़ क्या है। तो अब ये इतनी सारी चीज़ें खत्म होगी तो उन्हें मजबूर होकर क्या करना पड़ेगा? मजदूरी करनी पड़ेगी। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए तथा अपनी सतह को और मजबूत करने तथा अफ्रीका को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए, श्रम बाजार मतलब जो मजदूरी का बाजार था उसमें अफ्रीका के लोगों को ढकेलने के लिए वहाँ के जो बगान मालिक थे और खान मालिक थे उन्होंने औपनिवेशिक सरकारों ने बच्चे कुछ जो पशु थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। मान लो आपके पास देखो 100 में से 90 तो मर गए, 10 बचे हुए हैं, वो किसने कब्जे में कर लिए? जो अलग अलग जो बगान के मालिक थे, खान के मालिक थे या सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। बच्चे कुछ पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया। तो देखो ये एक अवसर मिल गया अंग्रेज़ों को, मतलब अपने यूरोपीय ताकतों को अफ्रीका पे कब्जा करने का। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती है। तो ऐसी जो इंटरेस्टेड स्टोरी है ना अलग अलग जगहों पर कब्जा करने की, तो वो और भी बहुत सारी मौजूद हैं 19वीं सदी के अंदर। अब देखते हैं भारत में कैसे। तो देखो कैसे अफ्रीका के लोगों को इस बीमारी ने बदल दिया। कहाँ तो वो इतने ठाठ से जीवन व्यतीत कर रहे थे जिनको मजदूरी नाम का मजदूरी शब्द के बारे में नहीं पता था, लेकिन इस बीमारी ने को क्या कर दिया? मजदूर बनाकर रख दिया। मतलब अर्थव्यवस्था और उनका जो दैनिक जीवन था वो काफ़ी बदल के रख दिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे देखो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, किसी से 4 साल का, किसी से 5 साल का। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मजदूर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो 5 साल के लिए उसको उस कंपनी के अंडर काम करना पड़ेगा। कंपनी उसको जो जो चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी उनको उसे मानना पड़ेगा। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। 5 साल तक वो कहीं और काम नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे कलाकार भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जैसे अब एक प्यूमा कंपनी है, प्यूमा कंपनी की एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। उसमें उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बड़े फेमस खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, विराट कोहली ने प्यूमा का जो है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कहते हैं कि लगभग 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लिए अब वो उस कंपनी की जो चीज़ें हैं ना, उस कंपनी की चीज़ों की ऐड सिर्फ उसी कंपनी की करेंगे, उन चीज़ों की ऐड उसी कंपनी के लिए करेंगे। ऐसी वस्तुओं की ऐड वो किसी और कंपनी के लिए नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही पहले मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था कि तुम्हें हम विदेश लेकर जाएंगे इतने साल के लिए, वहाँ तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा और तुम अपने देश आओगे तो तुम अमीर हो जाओगे। ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते थे और उनकी आय वृद्धि करने की उनको मतलब एक तरह से तरकीबें बताई जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था।
अब देखते हैं भारत से ये कैसे होता था। भारत से अनुबंधित मजदूर जो होते हैं उनको गिरमिटिया मजदूर भी बोलते हैं। श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। मतलब 19वीं सदी में जो मजदूरों का एक जगह से दूसरे जाने वाली स्टोरीज है ना, उन्हीं के अंदर एक भारत से अनुबंधित गिरमिटिया मजदूरों को ले जाना भी शामिल है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। मतलब ये वो टाइम पीरियड था, ये एक ऐसी दुनिया थी गिरमिटिया मजदूरों की, जिससे क्या हो रहा था, आर्थिक वृद्धि तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि हुई। इसकी वजह से कुछ लोगों की तो इनकम के जो सोर्स थे वो बढ़े, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब होते गए, गरीब होते गए। और कुछ लोगों मतलब कहीं तो तकनीक के क्षेत्रों में प्रगति हुई, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी सामने में आई, और तो कहीं पर क्या हुआ, लोगों कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ तकनीक नहीं, सिर्फ उत्पीड़न हुआ, मतलब उनके ऊपर उनका शोषण किया गया, ऐसे क्षेत्र थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस समय में ईजाद की गई, ईजाद मतलब बनाई गई, खोज हुई इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि के प्रभाव थे, और ये थोड़ा सा डिटेल में हम नीचे से पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। मतलब भारत और चीन के लाखों मजदूरों को कहाँ लेकर जाया जाता था, अलग अलग देशों में, जहाँ पर खान वगैरह है, सड़कों का निर्माण करवाना है, रेलवे परियोजना है, रेलवे ट्रैक बनाना, रेलवे से जुड़े और इंस्ट्रूमेंट बनाना, तो उनके लिए मजदूर चाहिए ना, तो हमारे देश और चीन से लेकर जाते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत लेकर जाया जाता था। मतलब यहाँ पर उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था। अब एग्रीमेंट क्या था, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय अनुबंधित मजदूरों के साथ किस तरह का एग्रीमेंट किया जाता था। तो किस तरह का एग्रीमेंट था, इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। मतलब 5 साल एक टाइम पीरियड रख दिया जाता था कि 5 साल तक तुम्हें काम करना है, 5 साल के बाद तुम्हें तुम्हारे देश वापस भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। पता नहीं कितने मजदूर यहाँ से वहाँ पर गए, वो मारे गए, कितने मजदूर वहीं पर बेचारे बेरोजगारी की वजह से अच्छे से काम नहीं कर पाए तो मारे गए, कुछ बीमार हो गए। यहाँ तो बहुत कम ही लौट पाते थे, वहीं पर वो कुछ लोग वहीं पर बस जाते थे। अब अफ्रीका में कहते हैं ना भारत के मूल निवासी, तो भारत के आज के समय में वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस मिलते हैं, बहुत सारे वहाँ पर इंडियंस देखने को मिलेंगे। उसका कारण क्या है, जो इंडियंस नेटिव है जिनका, जो भारतीय मूल के हैं, उसका कारण यही तो है। अफ्रीका में भी हमारे बहुत सारे मजदूर गए हुए थे, तो वो बेचारे वहीं पर रहने लग गए, वहीं के होकर रह गए। तो इस वजह से उनकी जो जनरेशन है वो आज भारतीय मूल निवासी कहलाती है। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब ज़्यादातर उस समय में कौन से होते थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश का एरिया, तमिलनाडु के सूखे इलाके से जाते थे। अब देखो ये वो एरिया है जहाँ पर मतलब अच्छे से रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे, काम धंधे इतने ज़्यादा नहीं थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। मतलब इन एरिया में बहुत सारे क्या हो गए थे, बदलाव आ गए थे। और बदलाव क्या थे, कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग थे ना, छोटे छोटे उद्योग धंधे वो खत्म हो रहे थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था। इस वजह से ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था। जो ज़मीन पट्टे पर लेते थे, ठेके पे ज़मीन लेके काम करते थे, उसका किराया बढ़ गया। बाग और खानों के लिए ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था, खान वगैरह या बागों के लिए ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा था। तो देखो किसानों को ज़मीन कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, बेचारे क्या होंगे, बेरोज़गार, और बेरोज़गार हो गए तो अपना पेट तो भरना ही है। इसलिए इन परिवर्तनों से गरीब के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुकाते थे। बटाई मतलब ठेके वगैरह पे ज़मीन ले लेते थे, उनको उस पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़ते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह त्रिनिदाद, गुआना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। मॉरिशस से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट जीके की न्यूज़ ये है कि यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इनके
इनका जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तो ये बड़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपको थोड़ी सी सर्च करनी चाहिए, जो आपको देखनी चाहिए। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, खुद सर्च करो थोड़ा बहुत। जब आप चीज़ों को खुद सर्च करना सीखते हो ना, सर्च करने की कोशिश करते हो, तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करते हो। तो देखो, हमारे जो मजदूर होते थे वो कहाँ जाते थे? कैरिबियाई द्वीप के समूह में, जैसे त्रिनाद है, गुआना, सुरीनाम, मॉरिशस या फिजी ले जाता था। तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। जो तमिल के अप्रवासी थे उनको सिलोन या मलाया ले जाया जाता था। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी लेकर जाते थे। चाय के बागान थे असम के अंदर, तो इसीलिए, और हमारी चाय के लिए तो बड़ा ही फेमस है असम। ठीक है, मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे। अब इसका काम कौन करता था? जो मालिक होते थे, जिनको मजदूर की ज़रूरत होती थी, वो एजेंट रखते थे। ठीक है, वो एजेंट ये काम करते थे। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव, एजेंटों को कमीशन मिलता था। एजेंट को क्या मिलता था? कमीशन। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। तो गाँव में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, गरीबी थी, इस वजह से लोग क्या सोचते थे, भाई 4-5 साल की तो बात है, अपने घर से दूर रहूँगा कोई बात नहीं, लेकिन विदेश में जाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, फिर आऊँगा वापस और अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा। तो इस वजह से वो जाते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देते थे। अब जो एजेंट होते थे इन लोगों को क्या कर देते थे? फुसलाते थे, झूठी झूठी बातें कहते थे। कहाँ जाना है, यात्री के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। मतलब कैसी जगह है, उनको कहा जाता बड़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा वातावरण है, ये है वो है, तुम्हारा जीवन के हालात जो है वो सारे सुधर जाएंगे, तुम्हारी यात्रा का साधन बड़ा ही अच्छा होगा, बड़े मज़े से यात्रा करते हुए जाओगे, मज़ा आएगा तुम्हें। ऐसे क्या करना होगा, काम बहुत ही आसान है, बस सारा दिन बैठे रहना, चीज़ों को देखना और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी है, ऐसे ऐसे। मतलब उनको बहलाया फुसलाया जाता था। आज भी देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं छोटा छोटा, ये कुछ एजेंट वगैरह जो होते हैं उनके, तो वो भी आज लोगों को अट्रैक्ट ऐसे ही तो करते हैं। कहते हैं कि हमारे बिजनेस में आ जाओ, ऐसे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वो रियल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक आडंबर होता है। तो ऐसा ही आडंबर पहले भी रचाया जाता था और आज भी रचाया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं, बेचारे फिर फंसे ही रह जाते हैं। तो ऐसे ये मज़दूर थे जो ये फंसे हुए थे, मजबूर थे बेचारे, और फिर मजबूर होकर मज़दूर बन गए। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। यात्रा उनको पता ही नहीं होता था कि तुम्हें 2-3 महीने की तो लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा। बेचारे हाँ कर लेते थे, फिर 2-3 महीने समुद्र के बीच में कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भागने का रास्ता, बेचारे मजबूर होकर यात्रा पूरी करते थे। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राज़ी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। लगता था ना कि ये नहीं मान रहे इस गाँव के इतने लोग, तो उनको उनमें से एक आधे का अपहरण कर लेते थे, किडनैप करवा देते थे उनको। देखो कितने ज़्यादा भयंकर काम किए जा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा पीड़ा दी जा रही है लोगों को। 19वीं सदी के इसी अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। तो नई दास प्रथा के नाम से किसे जाना जाता था? अनुबंध व्यवस्था। श्रमिक अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बन गया, देख लो। ठीक है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि हर टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो आप अगर बेटा चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करते हो तो दिक्कत नहीं आने वाली। 19वीं सदी की मतलब क्या बन गया? नई दास प्रथा। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुँचने के बाद मजदूरों को पता चलता था, जब वे अपनी जगह पर पहुँच जाते थे ना, तब उनको पता चलता था कि जैसी उम्मीद कर रहे थे वहाँ ऐसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं थे। कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी उनके लिए कि तुम पुलिस के पास जा सकते हो, कहीं अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, नहीं। इसके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। अब कैसे तरीके ढूंढ निकाले? बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। बहुत से अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। मतलब लोगों ने क्या किया, जहाँ पर गए ना, वहाँ की संस्कृति और अपनी संस्कृति को मिक्स कर दिया और जैसे सोचा भी जैसे हालात है कोई बात नहीं, हम इनको जी लेंगे, ऐसे किया जाता था।
त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। तो जो त्रिनिदाद था वहाँ पर मुहर्रम का जो सालाना जुलूस होता था ना, वो विशाल उत्सव के रूप में उभर कर आया। क्यों आया? क्योंकि देखो अब क्या हो गया था, वहाँ पर अलग अलग जगह के लोग आकर रहने लगे थे, तो उनकी संस्कृति और बढ़ गई थी। ठीक है, इस वजह से मुहर्रम जो होता है वो एक मुस्लिम उत्सव होता है। इसमें लोग एक तरह से मुहर्रम के अंदर ज़्यादातर यही सुनने में आया, देखो बेटा, कि इसमें एक तरह से मातम मनाया जाता है। इस मेले में होसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया है। इस मेले को होसे नाम दिया गया है। होसे नाम क्यों दिया गया? जो यहाँ पर मेला लगता है त्रिनिदाद में, उसको इमाम जो हुसैन है उसकी वजह से ऐसा नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। तो देखो, है तो ये एक इस्लामिक वो, लेकिन यहाँ सभी लोग भाग ले रहे, क्योंकि सभी एक जगह के नहीं है, सभी पता नहीं कहाँ से आए हुए थे। सोचा भाई चलो ये उत्सव है, इससे हमारे गम दर्द दूर होंगे, इसमें भाग ले लिया। इसी प्रकार रास्ताफारियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। बॉब मार्ले सर्च करके देखना, काफ़ी बड़ी चीज़ मिलेगी। ठीक है, आपको इनके बारे में। बॉब मार्ले काफ़ी फेमस नाम है। जो सिंगर की जो मतलब जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, ये जमैका के गायक थे, रेगे गायक, जिसका नाम था बॉब मार्ले। बहुत ही फेमस एक तरह से सिंगर कह जा सकते हैं, बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। तो इन्होंने एक धर्म विद्रोह, मतलब एक विद्रोही धर्म था जिसका नाम था रास्ताफारियानावाद। तो इसको बढ़ावा दिया था, इसको शिखर पे पहुंचा दिया था। इसमें भी भारतीय प्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। तो मतलब देखो, लोग हमारे भारत के लोग या और जो लोग थे, उन्होंने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया था। इसके अंदर उनकी झलक देखने को मिलती है। त्रिनिदाद और गुआना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ये उदाहरण। देखो, चटनी म्यूजिक जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा दी गई, लेकिन ये है कहाँ पर? ये म्यूजिक त्रिनिदाद और गुआना में फेमस है। ठीक है, तो इसको भी भारतीय प्रवासियों ने वहाँ जाकर रचना का रूप दे दिया था। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। अब देखो, जैसे जैसे लोग अलग अलग संस्कृति के लोग मिल रहे थे, तो इससे एक नई दुनिया का क्या हो रहा था? उदय होने लग रहा था, एक नई दुनिया बनकर तैयार हो रही थी। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशेषताएं गुम हो जाती थी, बिल्कुल नया रूप सामने आता था। अब देखो, अलग अलग कल्चर अगर मिक्स हो जाएगी तो एक नई कल्चर सामने आएगी ना, तो उसका जो मूल रूप था वो तो क्या हो गया? वो तो लुप्त हो गया ना। ज़्यादा अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ ही समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। मतलब उनके रहन सहन ऐसा हो गया कि उनको यहाँ मन ही नहीं लगता था, वो वहाँ पर रहने लग गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब देखो, जो वापस लौट गए या जो वहाँ पर रहने लगे, यही कारण है कि वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या बढ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया, वहाँ शादी वगैरह कर ली और अपनी फैमिली को बढ़ाना शुरू कर दिया, और बढ़ते बढ़ते देखो वहाँ जनसंख्या हमारी ज़्यादा होगी। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वीसी नॉयपॉल का नाम सुना है? ये इसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, ये साहित्यकार है वीसी नॉयपॉल, लेकिन ये है तो मतलब ये क्या मिलेंगे इसमें? देखो, वीसी नॉयपॉल, ये जो है ना, ये भारतीय मूल के निवासी हैं, मतलब इनके पूर्वज जो हैं वो भारत से बिलोंग करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिवनरेन चंद्रपॉल और रामनरेश सरवन, देखो नाम तो हमारे हिंदू नाम लग रहे हैं, हमारे इंडियन नाम लग रहे हैं, लेकिन हैं कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, जो वेस्ट इंडीज़ है हमारा, वेस्ट इंडीज़ मीन्स जो पश्चिमी वेस्ट जो इंडीज़ है उसके खिलाड़ी हैं ये। तो ये देखो, है तो इंडियन, लेकिन है कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के। तो यही कारण ना, क्योंकि इनके भी जो पूर्वज थे वो क्या थे? हमारे यहाँ के निवासी थे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी
पीछे यही कारण है कि भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंश हैं। ये जो हैं ये उन्हीं भारत के मजदूरों के जो वंशज हैं। ठीक है, 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। अब जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई तो हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, हमें एकजुट करने वाले, जो आज़ादी के मतलब कहते हैं परवाने कह सकते हैं हम, आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी ना। अपमानजनक, देखो हमारे यहाँ से लोगों को बहला के फुसला के दूसरी जगह लेकर जा रही हैं और वहाँ उनसे अलग अलग काम करवा रहे हैं जो उनके लायक नहीं है। और फिर वो दूसरी बात कि उनको वापस भी नहीं आने दिया जा रहा, उन पर बहुत सारा शोषण हो रहा है उनका। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि श्रमिक अनुबंधित वाला जो व्यवस्था थी वो कब ख़त्म की गई, वो 1921 में ख़त्म की गई। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बाद में भी तो मौजूद रहे ना, लेकिन वो उनकी संख्या थोड़ी थी, इसलिए वो किसके रूप में रहे, अल्पसंख्यक के रूप में रहे। वहाँ के लोग उन्हें कूली मानते थे। क्या मानते थे? कूली। उनके साथ कूलियों जैसे बर्ताव करते थे। नोएपोल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विछोह और परायपन की इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। तो जो ये नोएपोल का नाम आया था ना, इन्होंने साहित्य लिखे थे बहुत सारे, तो साहित्यकार थे, इसीलिए नोबेल पुरस्कार। तो उनकी रचनाओं में आपको क्या मिल सकता है? विछोह, मतलब जो बिछुड़ जाते हैं या जो परायापन होता है ऐसे। तो यहाँ जो उनके साथ व्यवहार होता था ना, वो अपनी रचनाओं में उनको शो करते थे। ठीक है, तो बेटा ये आप रीडिंग आज सिर्फ यहीं तक करोगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ये आपके लिए देखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो फ़ोन पे तैयार करना फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है। आगे जो है वो है विदेश में भारतीय उद्यमी। भारतीय उद्यमी मतलब कि जो भारत के व्यापारी थे, भारत के जो मतलब अलग अलग जो मतलब पैसे वाले लोग थे, उन्होंने विदेशों में किस तरह से अपने उद्यम स्थापित किए, अपने काम धंधे स्थापित किए, उसके बारे में है। तो ये टॉपिक बेटा आप थोड़ा सा खुद रीड करना। एक्सप्लेनेशन ये मत सोचना कि मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, इसको रीड नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको फिर करवा दूंगा। कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, इनको रीड करना, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि गिरमिटिया मजदूर को किस तरह से नाम से नहीं, उनके नंबर से याद रखा जाता था। यहाँ त्रिनाद में कोको का एक बागान है जहाँ गिरमिटिया मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो दी गई है। ठीक है, कोको शनैल, आपने एक वर्ड सुना होगा, थोड़ा सा देखना कि इसका मीनिंग क्या होता है। कोको ये यूज़ किया जाता है, जो हमारा कॉफ़ी वगैरह है उनके अंदर भी यूज़ होते हैं ये। और ये एक अनुबंधित, ये एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होता था, इसमें सारी बातें लिखी जाती थी। ये गिरमिटिया मजदूर का एक अनुबंधित श्रमिक का फॉर्म है, ये फॉर्म भरा जाता था गिरमिटिया मजदूरों का। ठीक है, यहाँ एक स्रोत दिया गया है गिरमिटिया मजदूरों की आप बीती की, किस तरह से उनके साथ क्या क्या होता था, क्या क्या घटनाएं घटती थी, ये आप बीती आपको अपने आप पढ़नी है। इसके अलावा जो पिक्चर्स दी गई है खान वगैरह की, ये जानवरों की, तो ये एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब भी आप खुद एक बार खुद रीडिंग कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें एक नॉलेज की कुछ बातें दी गई है इंपॉर्टेंट। कुछ अगर डेट्स वगैरह आती हैं तो आप उसको इसमें अंडरलाइन करके मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा रीडिंग का पार्ट, इसको आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।